नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज़ादी के बाद से हमारे देश में कितने दंगे हुए और इन दंगों में हमारे कितने देशवासी मौत के घाट उतारे गए, मारे गए, तो संख्या जानकर आप वाकई चौंक उठेंगे। लेकिन इस सवाल पर मैं बाद में आऊँगा। मेरा जो असली सवाल आज आपसे है, सरकार से है, वो ये है कि इस दौर में और कुछ दिनों से जो देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, क्या ये डेलिब्रेट है? क्या इसके पीछे जो सोच है वो ध्रुवीकरण है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है? और क्या इन दंगों का राजनीतिक लाभ 2024 में उठाया जाएगा? अब दोस्तों, पिछले 15-20 दिन से ये जो दंगों का जो सिलसिला है थम नहीं रहा है। और ये दंगे आप देखें कि पूरे देश भर में हो रहे हैं, 11-12 राज्यों में हो रहे हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल या झारखंड की बात नहीं करना चाहता। मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूँ, राजधानी दिल्ली की, जहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी कुर्सी है, उनकी सीट ऑफ पावर है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। और इस सरकार के नाक के नीचे चंद किलोमीटर दूर जहांगीरपुरी में ये दंगे हुए, और उसी की एनाटॉमी पे मैं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सवालों को बहुत ध्यान से देखें, गौर से देखें, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे सवालों पर आ रहा हूँ। खासकर आज जब बुलडोज़र चला है मस्जिद के आसपास, दुकानें गिराई गई हैं, गरीबों को बेघर किया गया है, मैं उन्हीं सवालों पर आ रहा हूँ। और पहला मेरा सवाल है, आप स्क्रीन पर देखें, कि आज बुलडोज़र क्यों, आज अतिक्रमण की बात क्यों, जबकि फाइल, इस अतिक्रमण की फाइल पिछले 18 सालों से लंबित थी एमसीडी के दफ्तर में, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में। 18 ईयर्स। ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल आप स्क्रीन पर देखें। दंगों के बाद भाजपा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने असिस्टेंट कमिश्नर को चिट्ठी क्यों लिखी? क्यों उन्होंने नॉर्थ एमसीडी मेयर को चिट्ठी लिखी? क्या ज़रूरत थी उस चिट्ठी को लिखने में, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि उन घरों की पहचान करिए, उन दुकानों की पहचान करिए जो दंगे में शामिल थे और उनको बुलडोज़र से गिराइए? ये चिट्ठी अब क्यों? अतिक्रमण का और इस दंगे से क्या ताल्लुक है? मेरा तीसरा सवाल, कि जो फाइल 18 घंटे से लंबित थी, पेंडिंग थी, उस फाइल पे एक्शन 24 घंटे में क्यों हो गया? मेरा चौथा सवाल, आज जो बुलडोज़र चला है उसके निशाने पर सबसे पहले मस्जिद कॉम्प्लेक्स क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं? और मेरा पांचवा सवाल, कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र रोक दीजिए, उसके 2 घंटे बाद तक बुलडोज़र क्यों चलता रहा, जबकि दूरी चंद किलोमीटर थी सुप्रीम कोर्ट से स्पॉट की। और आज की तारीख में जहां सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है, वो व्हाट्सएप मैसेज क्यों इग्नोर किए गए? तो क्या ये जो सारी कार्रवाई है, इट्स मोटिवेटेड टुवर्ड्स वन कम्युनिटी? क्या ये पूर्वाग्रह से ग्रसित एक्शन था, कार्रवाई थी? और दोस्तों, इसी कड़ी में कुछ और सवाल दिल्ली पुलिस से, वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर आती है, प्रधानमंत्री के अंडर आती है, सवाल उससे। और पहला सवाल, कि बिना परमिशन के शोभा यात्रा जहांगीरपुरी इन इलाकों में क्यों निकाली गई, और ये शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों से क्यों निकाली गई, उस सेंसिटिव एरिया से क्यों निकाली गई? ये दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल, कि शोभा यात्रा में हथियार लिए लोग जा रहे थे, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में बंदूक, और आपत्तिजनक नारेबाजी
एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा चौथा सवाल कि मस्जिद के गरीब पर जो झगड़ा था, क्या वो प्री प्लान था या अचानक हो गया? जांच में ये बात सामने आनी चाहिए। और पांचवा, पथराव, हिंसा, गोलीबारी, तो क्या ये सब मोटिवेटेड था? टारगेट बहुत ऑब्वियस है। अब दोस्तों, अगर आप पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें, अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें, तो आपको लगेगा जैसे कहीं ना कहीं टारगेट पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है और एक्शन हो, रिएक्शन हो, उसके पीछे एक डिज़ाइन है। और इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी लिखी नॉर्थ एमसीडी के मेयर को, और उस चिट्ठी का मैं कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि ये जो हनुमान जयंती पर ये जो शोभा यात्रा थी, इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, और ये जो पथराव जिन लोगों ने किया उनके ऊपर वरदस्त है, एक तरह का सपोर्ट है आम आदमी पार्टी के एमएलए का, काउंसलर का, और इनके घरों की शिनाख्त करनी चाहिए और बुलडोज़र चलना चाहिए। अब ये जब चिट्ठी पहुंची मेयर के दफ्तर में, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ, तो हड़कंप मच गया। और उसमें से अधिकारियों का एक धड़ा, खासकर पुलिस में अधिकारियों का एक धड़ा कह रहा था कि भाई अभी कार्रवाई मत करिए, अभी मरहम की ज़रूरत है, अभी मरहम लगाना है, चीज़ों को अभी आपको सेटल करना है, सॉर्ट आउट करना है, तापमान को नीचे लाना है, और आप फिर से आप आग में घी डाल रहे हैं। लेकिन दबाव इतना ज़्यादा था, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो चिट्ठी मिलते ही कुछ ही घंटे बाद असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ एमसीडी ने चिट्ठी लिख दी डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ वेस्ट को, उसी 19 तारीख को। और उन्होंने उसमें कहा कि हमको तुरंत आप 400 पुलिस कर्मचारी दीजिए, आम पुलिस कर्मचारी दीजिए, कमांडोज दीजिए, और हम डेमोलिशन करना चाहते हैं। और फिर अगले ही दिन डेमोलिशन शुरू हो गया। अब इसमें जो बात सबसे ज़रूरी है कि डेमोलिशन से पहले नोटिस दिया जाता है। आप नोटिस देते हैं कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, जिनकी पान की दुकान है, छोटी सी दुकान है, छोटा सा कारोबार है, 7-8 हज़ार रुपए की जिनकी आमदनी है महीने की, ऐसे लोगों को आप मौका देते हैं कि दुकान से कम सामान निकाल ले जाएँ। अगर ठेला है तो ठेला या रेहड़ी हटा लें वहाँ से जब डेमोलिशन होगा। वो नोटिस नहीं दिया गया। मुझ पर यकीन नहीं है तो इन लोगों की बात सुनिए। चुपचाप बैठे हुए थे, नहीं तो अगर हम बता दें कि कुछ सामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है कि स्कूटी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया, इसका नुकसान जो है कौन भरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है एमसीडी से? नहीं आया, कभी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है, ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया। बात का वेद है, आज से तोड़ दो क्या? ये अभी तोड़ देता है, 50 साल का तो यही है ये। अब क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों अभी गलत बनाए? जब हिंदू मुस्लिम हुआ तभी गलत बनाए है? ये जो दंगा हुआ इसकी वजह से गलत हो गया। अभी तक तो थी है, अभी तक तो थी है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। सुना आपने दोस्तों कि वो जो गरीब लोग, किसी का ठेला, किसी की पान की दुकान, किसी की छोटी सी दुकान जहाँ वो कुछ कारोबार करता है, मोटरसाइकिल मैकेनिक है, कारोबार भी ख़त्म, सामान भी टूटा, सब कुछ बिखर गया। और बीजेपी कह रही है कि साहब इसके पीछे बांग्लादेशी हैं, इसके पीछे आतंकवादी हैं, असामाजिक तत्व है। और उधर विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि नहीं, ये कार्रवाई कमज़ोर लोगों पर है, खासकर अल्पसंख्यक का जो कमज़ोर तबका है उन पर है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें एक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM वाले, उन्होंने एक बात करी है, उस पर गौर करना चाहिए। उनकी मैं आपको चाहता हूँ कि ये ट्वीट देखें आप। अब इस ट्वीट में ओवैसी साहब लिखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेज़ी की ट्वीट है। इफ़ इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द 200 million become radicalized and take to retaliatory violence, would the Indian state be able to handle the security challenge? ये उन्होंने लिखा है। इसका लाभो लाभ ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर 20 करोड़ मुसलमान जो हैं, उसमें से एक छोटी संख्या भी अगर उनको रेडिकलाइज कर दिया, ये अगर जिहादी हो गए, जिन्होंने हथियार उठा लिया, तो फिर इसका सबब क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? क्या ये सोचा है देश की सरकार ने, हुकूमत ने? अब सवाल ये कि ये जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं ओवैसी, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते।
इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश की खुफिया एजेंसियां हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उनसे भी कमोवेश इसी तरह की एनालिसिस आ रही है, इसी तरह की इनपुट आ रही है। और उनका मानना है कि अगर ये दंगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं हालात देश के खराब होंगे और हम एक ऐसे दौर में जा सकते हैं जहां जो कम्युनली सेंसिटिव टाउन्स हैं, शहर हैं इस मुल्क में, वहाँ आप सिर्फ आग में घी डालेंगे। मैं सिविल वॉर की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन एक ऐसा माहौल होगा जहाँ ये देश, जिसको प्रगति की राह पकड़नी है, वो राह अपने आप खोद लेगा वो देश। सवाल ये है कि अब ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो एनालिसिस है, जो इनपुट्स हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या ये रिपोर्ट्स गृह मंत्री के पास नहीं जाती होगी? क्या प्रधानमंत्री से इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ नहीं मिलते होंगे? क्या वो उनको ब्रीफ नहीं करते होंगे? होम मिनिस्टर को ब्रीफ नहीं करते होंगे? क्या जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर नहीं रखी जाती होंगी कि क्या होने जा रहा है, क्या असर होगा? या ये हाल वीपी सिंह के टाइम का है, जहां आग लग रही थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, और वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई बताने वाला नहीं था और देश जल गया और वीपी सिंह की सरकार चली गई। सवाल ये है कि अगर ये रिपोर्ट्स स्टेबल हो रही हैं देश के हालात की, इंटेलिजेंस की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से, तो अमित शाह और मोदी क्या सोच रहे हैं? अब दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रिपोर्ट्स को लेके, इन एनालिसिस को लेके जो फीडबैक आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है, इन दंगों की पृष्ठभूमि में वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? मुझे लगता है ये उनकी राजनीतिक सोच, उनकी राजनीतिक दिशा, दशा और 2024 का जो ब्लूप्रिंट है, एजेंडा है, वो तय करेगा। तो इस पर तो जवाब मोदी साहब से ही आना है, शाह साहब से ही आना है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि आप देश में आज़ादी के बाद कितने दंगे हुए हैं और उसमें हमारे कितने नागरिक, कितने देशवासी उसकी भेंट चढ़ गए, वो संख्या अगर वो टोटल आपको बता दें तो वाकई आप हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन बहुत डिप्रेसिंग फिगर्स हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। और अच्छी बातें अगर नहीं हैं, बुरी बातें हैं हमारे समाज को लेकर, तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एक ये ग्राफिक्स देखें और इन ग्राफिक्स में हाल फिलहाल के 3-4 दशक पहले के जो दंगे हैं और कुछ खास दंगे हैं, उन दंगों में हमारे कितने देशवासी उन दंगों की आग में झुलस गए, भेंट चढ़ गए, उनकी बलि हो गई। ये संख्या आप देखिए ज़रा, सिर्फ यही संख्या आपको कहीं ना कहीं चौंकाएगी। अब दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था, ये मजबूरन मुझे बनाना पड़ा आपके लिए। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इस तरह के जो एक आप कह सकते हैं जो कम्युनल वायलेंस है, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, हिंसा है, इसको बार बार फोकस किया जाए, क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं, ये देश के लिए बुरी बात है और मैं करना नहीं चाहता। लेकिन बहुत तेज़ी से इस तरह के दंगे हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटी उसमें दरार डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस दरार को पाटना होगा। अगर हम इस दरार को पाटेंगे नहीं तो देश जिस ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, जिस पावर की तरफ बढ़ रहा है 21st सेंचुरी में, जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी एक बहुत बड़ा जो एक युवा शक्ति है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और हमारे पास जिस तरह के टेक्नोक्रेट्स हैं, कंप्यूटर विजार्ड्स हैं, हमारे पास जिस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने बार बार कहा है कि 21वीं शताब्दी भारत की हो सकती है, बशर्ते कि वहाँ की सरकार उस दिशा में सोचने लग जाए। क्या हम उस दिशा में सोच रहे हैं जहाँ हम हिमालय के उस पार ड्रैगन को, चाइना को चुनौती दे सकते हैं, या हम अपनी ही आग में झुलस रहे हैं, अपने ही घर में, अपने ही घरों को हम आग दिखा रहे हैं, हम इस तरह से आपसी में बट रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जल्द से जल्द सरकार को इसका हल ढूंढना पड़ेगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बियॉन्ड जाके, हार और जीत के बियॉन्ड जाके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं,
जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं देश के हर कोने से, वो रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये जो सांप्रदायिक हिंसा है 15-20 दिन से, अच्छी खबर नहीं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं चाहूँगा अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करिए। ये बात पहुँचनी चाहिए, और ये जब बात समाज में जाएगी, ये बात स्प्रेड की जाएगी, शेयर की जाएगी, तो इसका कहीं ना कहीं असर होता है, क्योंकि हम इस तरह की बातें, इस तरह के कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आज की गोदी मीडिया से हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज बस इतना ही। अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन प्रेस करिए, और इन दोस्तों को अपने कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ही की आवाज़ है। आज बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।